आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुल्म इश्क भाग 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जुल्म इश्क। युवराज श्रद्धा की ये कहानी भी पिछली कहानियों से बिल्कुल अलग होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। धीमी धीमी बारिश के बीच एक सुनसान सी सड़क पर एक टैक्सी तेज गति से आगे बढ़ रही थी। असल में एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर युवराज अपनी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। परदेश से घर लौट आने की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, लेकिन साथ ही हवाई जहाज के सफर से उसे थका सा दिया था। एक तो उसके लिए हवाई जहाज का सफर हमेशा से ही मुश्किलों भरा रहता था। बंद जगहों पर उसे घुटन और घबराहट की शिकायत होती थी। उसके दोस्तों का मानना था कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिया से ग्रसित है, जिसमें लोग वो बंद जगहों पर अक्सर घबराहट महसूस करते हैं, लेकिन युवराज को ऐसा नहीं लगता था। उसके मुताबिक हर किसी को ऐसी जगहों पर ऐसे अनुभव तो होते ही हैं। उसने टैक्सी की खिड़की से झांक कर बाहर देखा। बाहर का मौसम भी सुहाना हुआ जा रहा था। उसने खिड़की के कांच को खोला और बाहर से आ रही ठंडी हवा का आनंद लिया। रह रहकर उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, श्रद्धा मुझे यूं अचानक दिखेगी तो कितना खुश हो जाएगी। लगभग 4 महीने हो गए हैं मुझे उससे दूर हुए। अचानक यूं घर पहुंचकर सरप्राइज दूंगा तो बहुत खुश हो जाएगी वो। उसने मोबाइल की ओर देखा और सोचा, अब तो इसे ऑन कर सकता हूँ। अगर श्रद्धा का कॉल आ भी गया तो कह दूंगा कि कहीं बाहर हूँ। यही सोच उसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया। मोबाइल को ऑन करते ही उसने सारी नोटिफिकेशंस चेक की तो श्रद्धा के ढेर सारे मिस्ड कॉल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। टैक्सी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। साथ ही युवराज के मन में भी कई विचार तेज रफ्तार से आ जा रहे थे। इतनी बड़ी हवेली में इतना लंबा समय यूं अकेले कैसे रहती होगी मेरी श्रद्धा? अच्छा क्या उसने जो मेरे जाते ही अपनी चचेरी बहन साक्षी को अपने साथ रहने बुला लिया। दोनों बहनें साथ भी तो हैं। मैं अपने काम पर ध्यान दे पाया। वैसे भी उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है। अपने काम के चक्कर में श्रद्धा को बहुत दुख दे बैठा हूँ मैं, लेकिन अब उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। कभी उससे यूँ अकेला दूर नहीं जाऊंगा। कहती तो कुछ नहीं मेरी श्रद्धू, मगर जानता हूँ कितनी दुखी हो गई होगी मेरे जाने की बात सुन। और हमारी शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ है, मुश्किल से 1.5 वर्ष। उसमें भी मैं 4 महीनों के लिए बाहर चला गया। ऐसे में उसका उदास होना तो स्वाभाविक ही था, मगर अब उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। ओह श्रद्धा, मैं आ रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं मुझसे। सोचते सोचते कब उसकी टैक्सी उसके पुश्तैनी हवेली के सामने आकर खड़ी हुई उसे पता ही नहीं चला। टैक्सी का किराया देकर वो अपने सामान को लेकर नीचे उतरा। उससे उतरते ही टैक्सी ने एक यू टर्न लिया और वो दोबारा सामने वाली सड़क से होते हुए सीधे उसी और मुड़ गई जहाँ से वो आई थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें युवराज का जैसे स्वागत कर रही थी। उसने आसमान की ओर देख अपने चेहरे पर उन बूंदों को गिरने दिया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू को महसूस किया। 4 महीने परदेश में बिताने के बाद उसने वतन की ये जानी पहचानी खुशबू उसे बहुत सुहानी लग रही थी। शहर के भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर उसे अपनी ये हवेली हमेशा से ही बहुत पसंद थी। पसंद भी क्यों ना आती, आखिर ये उसके दादाजी ने उसे दिया हुआ गिफ्ट था उसके लिए। बाहर से भले ही ये डरावनी सी पुरानी हवेली लगती थी, लेकिन अंदर से एक प्यारा सा घर था जो उसने और श्रद्धा ने मिलकर सजाया था। उसने एक नज़र अपनी हवेली पर दौड़ाई। ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरे में लाइट चल रही थी। उसने सोचा, लगता है श्रद्धा को मेरे बिना नींद नहीं आ रही होगी। अंदर जाने के लिए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। फिर मुड़कर हवेली के साइड में बने 2 छोटे कमरे की ओर देखा, जहाँ उसके घर का नौकर माधव अपनी पत्नी शंकु के साथ रहता था। दोनों अपने कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे, जिन्हें देखकर युवराज ने सोचा 11 बजने को है, शायद वो लोग भी सो गए होंगे। लेकिन टैक्सी की आवाज़ सुन माधव को बाहर तो आना ही चाहिए था। खैर, अब मुझे अंदर चलना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने मेन दरवाजे की एक एक्स्ट्रा चाबी अपने पास रख ली थी। चुपके से हवेली में दाखिल होकर श्रद्धा को चौंका दूंगा। जानता हूँ पहले तो डर जाएगी, फिर आकर मुझसे लिपट जाएगी। शरारत भरी मुस्कान ले युवराज अपनी हवेली के मेन दरवाजे की ओर बढ़ गया। हवेली के मेन दरवाजे के पास आकर युवराज ने अपने कोट के पॉकेट से एक चाबी निकाली और बहुत ही धीरे से उसने दरवाजे का ताला खोला। दबे हुए कदमों से होते हुए वो आहिस्ता से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वो नहीं चाहता था कि श्रद्धा का साक्षी से कोई आहट सुन ले और उसके सरप्राइज को बिगाड़ दे। रात के अंधेरे में हवेली के बड़े से हॉल में हर तरफ अंधेरा ही था। बस एक कोने में एक छोटी सी 0 लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी में युवराज अपने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने अपने बैग की सीढ़ियों को के पास के कोने में रख दिया और वो खुद सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। उसने देखा बेडरूम का दरवाज़ा खुला ही था। कमरे के अंदर भी हल्की हल्की रोशनी देने वाली कोई बत्ती जल रही थी। उसके चेहरे पर फिर वही शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन पूरा मंसूबा बना लिया था, वो किस तरह अपनी श्रद्धा को पहले तो डरा देगा और फिर उसे अपनी बाहों में भर लेगा। धीरे से चलते हुए जब वो बेड के पास आया तो देखा बेड पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद श्रद्धा बाथरूम गई हो। वो आहिस्ता से बाथरूम के पास जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अब देखना क्या होता है। जैसे ही श्रद्धा बाहर आएगी उसको डरा दूंगा, बहुत मजा आएगा।
ऐसा सोचते हुए वो वहीं खड़ा रहा। काफी देर तक बाथरूम से कोई नहीं निकला। उसने दरवाजे पर कान लगाते हुए कुछ सुनने की कोशिश की, मगर हैरानी की बात थी कि अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। कुछ देर के इंतजार के बाद उसने बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वह झट से खुल गया। अंदर झांक कर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। ये देखकर युवराज को ख्याल आया, शायद दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती होंगी। मैं दूसरे बेडरूम में जाकर देखता हूँ, शायद श्रद्धा भी वहीं हो। वो तेज कदमों से ऊपरी मंजिल के ही दूसरी बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उस कमरे का दरवाजा बंद था, जिसे खोलकर देखते युवराज हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर भी कोई नहीं था। आगे ये हो क्या रहा है? इतनी रात को ये दोनों कहाँ चली गई? युवराज की हैरानी अब परेशानी में तब्दील हो चुकी थी। वो तेजी से हवेली के बाकी कमरों में श्रद्धा और साक्षी को तलाश करने लगा। ऊपरी मंजिल को खंगालने के बाद वो सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आया। निचले हिस्से में भी हर एक कोने को उसने अच्छी तरह से देखा, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों को ढूंढते हुए वो रसोई घर के पास आया ही था कि उसकी नजर रसोई घर के पास वाले गलियारे पर पड़ी। हवेली के इस गलियारे की तरफ वो कम ही आता था। युवराज के क्या घर का कोई भी व्यक्ति इस गलियारे की तरफ ज्यादा आया जाता नहीं था। उसकी एक वजह यह भी थी, गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, जिसे खोलते ही कुछ सीढ़ियां नजर आती थी। वो सीढ़ियां सीधे हवेली के तहखाने तक ले जाती थी। युवराज ने इस तहखाने के बारे में केवल अपने दादाजी से सुना था। वो खुद कभी उस तरफ नहीं गया था। उसके दादाजी के ज़माने से वो तहखाना ताला लगाकर बंद कर दिया गया था। वैसे भी युवराज को बंद और छोटी जगहों पर जाने से घबराहट होती थी, इसीलिए उसने उधर जाने की हिम्मत भी नहीं की और वो वापस से हॉल में आ गया। आखिर इतनी रात गई श्रद्धा कहाँ जा सकती है? अब सरप्राइज गया गड्ढे में। मैं अभी उसे कॉल करके पूछता हूँ आखिर वो दोनों है कहाँ। इतना सोचकर उसने अपने मोबाइल से श्रद्धा को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसे श्रद्धा की मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर उसे लगा कि आवाज ऊपर वाले रूम से ही आ रही थी। वो दौड़कर ऊपर के बेडरूम में गया और देखा श्रद्धा का मोबाइल तो उसके बेड के साइड टेबल पर ही पड़ा था। उसे देख युवराज गुस्से से बड़बड़ाया, ये क्या लापरवाही है यार, अपना मोबाइल भी यहीं छोड़ रखा है उसने। आज तो हद ही हो गई। मुझे अब माधव और उसकी पत्नी को ही जगाना पड़ेगा। जाने क्या चल रहा है यहाँ। हैरान परेशान सा युवराज अपने नौकर माधव को जगाने के इरादे से अपने बेडरूम से निकला। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर ही रहा था कि अचानक सीढ़ियों पर उसने श्रद्धा को खड़ा पाया। युवराज को देखते ही श्रद्धा ने हैरानी से पूछा, युवराज तुम कब आए? अपनी श्रद्धा को अपने सामने ही सही सलामत पाकर युवराज की जान में जान लौट आई थी। उसने नीचे उतरकर उसके पास आते हुए कहा, मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ आखिर कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैंने पूरी हवेली छान डाली मगर तुम कहीं नजर ही नहीं आ रही थी, और ना ही साक्षी। जानती हो मैं कितना डर गया था, सारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया तुमने। बोलो कहाँ गई थी? और ये साक्षी भी कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? अरे शांत शांत, एक साथ इतने सवाल। सब कुछ बताती हूँ, पहले ज़रा तुम्हें एक नज़र देख तो लूँ। तुम नहीं जानते, तुम्हारे बिना एक पल मुझे सदियों सा लगता था। कितनी मुश्किल से वक्त बिताया मैंने, मैं बता भी नहीं सकती। इतना कहकर श्रद्धा ने उसे अपने गले लगा लिया। युवराज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। 4 महीनों की जुदाई के बाद उन दोनों को एक दूसरे का स्पर्श कुछ नया सा महसूस हुआ। श्रद्धा के कसकर गले लगाने के अंदाज से युवराज को उसी तड़प का एहसास हो चुका था। उसके लंबे घने बालों में अपनी उंगलियों को घुमाते हुए युवराज ने उसके कानों में चुपके से कहा, जानती हो श्रद्धू, वहाँ अकेला हर रात तुम्हारी इस छुअन के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ। आज इतने दिनों बाद जाकर दिल को राहत मिली। कैसी हो तुम बताओ? मेरे बिना कैसे गुजारा इतना लंबा समय? जुदाई के पलों के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहती। अब तुम आ गए हो ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वादा करो मुझसे फिर कभी तुम इतने समय के लिए छोड़कर नहीं जाओगे। कहीं जाना भी हो तो मुझे भी साथ ले जाओगे। राज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, वादा करता हूँ मेरी जान, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपनी बात पूरी कर उसने श्रद्धा के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। थोड़ी देर बाद श्रद्धा ने अपने आप को युवराज की बाहों से छुड़ाते हुए कहा, अच्छा अब जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, कुछ भी लाइट सा बना लो, हो जाएगा मेरा। अच्छा अब तो बताओ, मैं जब हवेली पहुँचा तो तुम कहाँ थी? मैंने तो सभी जगह तुम्हें तलाश किया था, तुम तो कहीं नहीं थी। और हाँ साक्षी, वो भी नजर नहीं आ रही। तुम कह रहे हो तुमने पूरी हवेली में हर तरफ देखा, तो मुझे बताओ, क्या तुमने हवेली के पीछे वाले गार्डन में देखा था? नहीं ना, मैं वही झूले पर बैठी थी, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी तो मैं उस तरफ चली गई थी। और रही बात साक्षी की, तो वो 2 दिन पहले ही यहाँ से जा चुकी है। जा चुकी है? कहाँ? तुम्हारे मम्मी पापा के पास, देहरादून में। और तुमने बताया भी नहीं मुझे। क्या बताती मैं, सब कुछ अचानक से ही हो गया। वो मम्मी पापा के पास नहीं गई है, उसके अमेरिका वाली मौसी है ना मनीषा आंटी, वो कई दिनों से उसे अपने पास बुला रही थी। उन्होंने टिकट्स पे भिजवा दिए थे और फिर मम्मी पापा भी मान गए, तो वो 2 दिन पहले ही अमेरिका के लिए निकल गई थी। मेरी बात भी हुई थी उससे फ़ोन पर, वो ठीक से पहुंच गई है अपनी मौसी के यहाँ। अच्छा अब चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी किचन में देखती हूँ कि क्या बना सकता है झटपट। ओके ठीक है, बट श्रद्धू कभी कभी ना मुझे साक्षी पर बहुत तरस आता है यार। कम उम्र में अपने मम्मी पापा को खो दिया। तुम और तुम्हारे पेरेंट्स अगर उसका ख्याल नहीं रखते तो उसे पता नहीं उसका क्या होता। हाँ सही कह रहे हो,
क्या तुम जानती हो मनीषा आंटी भी उसे गोद लेना चाहती थी, लेकिन वो हम लोगों से ज़्यादा अटैच थी और फिर मम्मी पापा ने भी तो उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही रखा। मेरे लिए वो चचेरी बहन कभी नहीं रही। मैंने हमेशा से ही उसे अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार किया। चाचा चाची का जब एक्सीडेंट हुआ था हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे अब भी कुछ ठीक तरह से याद भी नहीं है। अच्छा चलो, ये सब बातें तो होती रहेंगी, वैसे भी मुझे ढेर सारी बातें करनी है। देखना आज रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। चलो हटो, बस तुम्हें तो हर वक्त वही सोचता है। क्या वही? मैं तो बातें करने की बात कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो। अच्छा अब जाओ फ्रेश होने। जानती हूँ तुमसे बातों में नहीं जीत पाऊंगी मैं। होंठों पर एक शरारत भरी मुस्कान ले युवराज अपने बेडरूम की ओर चल दिया और श्रद्धा ने किचन की ओर अपने कदम बढ़ाए। किचन के पास जाते ही श्रद्धा के कदम कुछ पल के लिए वहीं बाहर रुक गए। उसकी नज़र अचानक पास वाले उस गलियारे पर पड़ी जहाँ एक बंद दरवाज़ा था। कुछ पल वहीं रुककर वो किचन के अंदर चली गई। फ्रेश होकर युवराज अपने बेडरूम से नीचे आया। हॉल में एक दीवार पर उसके दादाजी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। अपने दादाजी की तस्वीर देख वो मुस्कुराया, फिर तस्वीर को छूकर उसने उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी ही दूरी पर उसके माता पिता की भी तस्वीर लगी थी। उनको भी प्रणाम कर वो सोफे पर आकर बैठा ही था कि श्रद्धा ने उसे आवाज़ लगाई, वहाँ बैठे क्यों हूँ? आओ इधर डाइनिंग टेबल पर बैठो, खाना बन गया है। क्या बनाया है इतनी जल्दी तुमने? वही तुम्हारा फेवरेट मटर पुलाव और दही। अरे वाह, बहुत अच्छा किया यार। वहाँ पर देश में अगर मैंने कुछ मिस किया तो वो था अपना देसी स्टाइल मटर पुलाव और दही। तो क्या वहाँ पर ये सब नहीं मिलता था? मिलता था ना, ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं जो वहाँ नहीं मिलती थी, लेकिन स्वाद यार स्वाद, अपने घर जैसा स्वाद नहीं था उसमें। दही तो बिल्कुल बेस्वाद सा लगता था मुझे। खैर अब वहाँ की बात छोड़ो, जल्दी से खाना दे दो मुझे अब। उसके बाद तो श्रद्धा उसके लिए प्लेट में मटर पुलाव निकालने लगी, तभी युवराज ने उसके हाथ की ओर देखते हुए कहा, अरे वाह, अब तो तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। लगता है डॉक्टर काम्बोज ने बहुत अच्छे से इलाज किया। श्रद्धा ने अपने हाथ पीछे करते हुए कहा, हाँ मुझे तो लगता था वो जले का निशान कभी जाएगा भी नहीं, लेकिन डॉक्टर काम्बोज ने सब ठीक कर दिया। अच्छा अब ये सब फिजूल की बातें रहने दो और मटर पुलाव का मजा लो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पेट भर अपनी मनपसंद चीज़ खाने के बाद युवराज तृप्त होकर फिर सोफे पर आकर बैठ गया। उसे देख श्रद्धा भी उसके पास आकर बैठ गई। युवराज ने एक नज़र डाइनिंग टेबल पर डाली तो खाने के प्लेट्स और बाकी सब चीज़ें ऐसे ही वहाँ पड़ी थी, जिसे देख उसने कहा, अरे श्रद्धू ये क्या, आज सब ऐसे ही छोड़ दिया? अच्छा तुम टेबल साफ करने की बात कर रहे हो, वो तो सुबह शंकु आकर साफ कर लेगा। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। युवराज ने आश्चर्य से कहा, मगर जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो चाहे कितनी भी देर हो जाती थी तुम ये सब कुछ समेट कर रखना पसंद करती थी। श्रद्धा ने आलस लेते हुए कहा, अब छोड़ो भी उसे, कहा ना शंकु देख लेगा सब। देखो ना कितनी रात हो गई है, चलो ना सोने चलते हैं। युवराज ने टेबल पर से प्लेट्स उठाते हुए कहा, तुम थक गई हो तो चलो आज मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसे देख श्रद्धा को भी मजबूरन सब उठाना ही पड़ा। सब काम खत्म कर जब दोनों फ्री हुए तो उसने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, देखो रात के 2 बजने वाले हैं, कितनी देर हो गई है सब काम करते करते। तो क्या हुआ डियर, कल हमें उठकर कौन सा ऑफिस जाना है? सैटरडे ही तो है, देर तक सोएंगे। अरे मगर याद आया, चाहे सोने में कितनी भी देर हो जाए तुम तो सुबह सुबह उठना पसंद करती हो, है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अचानक मैंने अपनी वो आदत बदल ली है। तुम तो थे नहीं यहाँ पर, जल्दी उठकर मुझे क्या करना था? तो बस आजकल मैं भी देर तक सोना पसंद करती हूँ, और आज तो बहुत थक गई हूँ मैं तो देर तक सोऊंगी। बढ़िया युवराज, इतनी थक गई हो क्या? तुम्हें तो आज मैं अपनी बाहों में उठाकर ले चलता हूँ रूम में, फिर तो ठीक है ना? इतना कहकर उसने श्रद्धा को अपनी गोद में उठा लिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसका ऐसा करना श्रद्धा को बहुत खुश कर गया। युवराज ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम पहले से कुछ ज़्यादा मोटी हो गई हो क्या? देखो मुझसे तो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा रही। श्रद्धा मैंने तो नहीं कहा था मुझे गोद पे लो, अब उठा लिया तो भुगतो। कहते हुए वो हंसने लगी। दोनों अपने कमरे में पहुंचे। युवराज ने धीरे से उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, अच्छा सुनो, तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या तोहफे लेकर आया हूँ। श्रद्धा ने उत्साहित होकर पूछा, तोहफे मेरे लिए? सच में बताओ ना क्या क्या लाए हो, गैस करो। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो तुमने एक फरमाइश की थी मुझसे, अब कुछ याद आया? युवराज की बात सुनते अचानक से श्रद्धा का उत्साह एक पल में ही गायब हो गया। उसने युवराज से नजर चुराते हुए कहा, इतना समय बीत गया मुझे याद नहीं, बताओ ना क्या लाए हो। युवराज, ये क्या बात हुई? तुम तो एक बार मुझसे कहती रहती थी मेरा फेवरेट परफ्यूम ले आना, जो यहाँ आसानी से नहीं मिलता। अब क्या हुआ, भूल गए? श्रद्धा ने हंसते हुए कहा, हो तो तुम मुझ पर परफ्यूम की बात कर रहे हो। हाँ याद आया, दिन पर दिन मैं कितनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। दिखाओ मुझे मेरा गिफ्ट, और क्या लाए हो? युवराज ने अपने बैग में से ढेर सारी ब्रांडेड विदेशी वस्तुएं लाकर श्रद्धा के सामने रख दी। इतने सारे तोहफे देख वो बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद प्यार भरी बातों में दोनों ही गुम हुए कि रात कैसे बीती पता ही नहीं चला। सुबह 10 बजे जब युवराज की आंख खुली तो उसने देखा श्रद्धा अभी भी उसके बगल में लेटी थी। उसने उसे जगाते हुए कहा, श्रद्धू क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो 10 बज गए हैं। श्रद्धा ने अंगाई लेते हुए कहा, तो क्या हुआ डियर?
सोने दो ना, कमाल करती हो तुम भी। कल से देख रहा हूँ मेरे यहाँ ना होने का कुछ ज्यादा ही बुरा असर हो गया है तुम पर। तुम कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई हो। श्रद्धा ने झट से उठते हुए कहा। अब इसमें आलसी वाली क्या बात है? कल तुम ही तो कितने देर से आए और फिर रात को सोने भी नहीं दे रहे थे। अब इंसान नींद भी पूरी नहीं करेगा क्या? इतना कहकर वो उठकर बाथरूम में चली गई। युवराज उसे जाते हुए देखता रहा। सब कुछ तो वैसे नॉर्मल ही था, लेकिन ना जाने क्यों युवराज को कुछ अजीब सा लग रहा था। मगर क्या, उसकी आलस वाली बात सुन श्रद्धा तो झटपट उठकर तैयार हो गई थी, मगर वो खुद फिर से आराम से सो गया था। उसे जगाते हुए श्रद्धा ने कहा, ये तो गलत बात है ना, मुझे जगाकर खुद सो गए। अब मैं ही कहूँ कि जरा देखो तो वक्त क्या हुआ है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर ना उठे तो सुबह की चाय नहीं, डायरेक्ट दोपहर का खाना मिलेगा। युवराज ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। अच्छा तो तुम भी आ जाओ सोने फिर से। अब की बार नहीं कहूँगा कि देर हो गई। रहने दो, मैं नीचे जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ, तब तक फ्रेश होकर नीचे आ जाना। इतना कहकर वो बेडरूम से बाहर निकल गई। युवराज भी अपने बेड से उठा और सीधा बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर जब वो नीचे आया तो देखा शंकु घर की सफाई कर रही थी। उसे देखते ही शंकु ने कहा, नमस्ते युवराज भैया, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, और तुम? और ये माधव कहाँ है? दिखाई नहीं दिया अभी तक। वो बाजार गए हैं, आते ही होंगे अभी। हमको तो आपके आने की खबर ही नहीं थी। हम तो रोज़ की तरह काम कर रहे थे। कुछ ही देर पहले भाभी ने खबर दी कि आप लौट आए हैं। हाँ वो तो ठीक है, मगर क्या रात को टैक्सी की आवाज़ नहीं आई तुम दोनों को? नहीं भैया, हमको तो कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं आई। वरना क्या ऐसा हो सकता है कि माधव बाहर ना निकल कर देखें? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। श्रद्धा किधर है? अभी हाथों में चाय का ट्रे लेकर आते हुए श्रद्धा ने कहा, इधर हूँ मैं और तुम्हारी चाय दोनों। जब युवराज ने ट्रे से कप उठाया तो दूसरे कप पर उसकी नज़र पड़ी। अरे कॉफ़ी किसके लिए? श्रद्धा, वो तो मेरी है। क्या तुम भी कॉफ़ी पीना चाहते हो? कहो तो बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस ये देखकर हैरान हूँ कि तुम और कॉफ़ी, कुछ समझ नहीं आया मुझे। तुम्हें तो कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। नहीं थी, मगर अब है। इसमें क्या बड़ी बात है डियर? समय के साथ साथ इंसान की आदतें भी बदलती हैं। क्यों, सही कहा ना? अगर तुम कह रहे हो तो सही ही होगा। श्रद्धा की बात सुन उसने ये तो कह दिया था कि शायद वो सही कह रही होगी, लेकिन फिर भी युवराज के मन को कोई बात कुछ तो खटक रही थी। श्रद्धा कुछ अलग सा बर्ताव कर रही थी। उसने सोचा 4 महीने कोई बहुत ज़्यादा समय भी तो नहीं होता कि इंसान इतना बदल जाए। फिर दूसरे ही पल खुद को समझाते हुए उसने सोचा, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अपने मन में सवालों को भूलकर युवराज ने कहा, अच्छा मैं ज़रा शहर की ओर जाकर आता हूँ। काफ़ी दिनों से अपने यार दोस्तों से नहीं मिला। कुछ लाना हो तो बता दो, मैं आते हुए ले आऊँगा। श्रद्धा ने मुँह बनाते हुए कहा, क्या अभी 24 घंटे भी तो पूरे नहीं हुए तुम्हें आए हुए और फिर बाहर चल दिए? मेरे साथ वक्त कब गुजारोगे फिर? कुछ ही दिन की छुट्टियां हैं यहाँ का ऑफिस ज्वाइन करने से पहले। तब तक का सारा वक्त तुम्हारा ही तो है। और मैं कौन सा ज़्यादा समय के लिए जा रहा हूँ, बस 2-3 घंटे में लौट आऊँगा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी साथ चलूँगी। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तुम बोर हो जाओगी। आई प्रॉमिस जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, मगर फिर तुम मुझे भी कहीं घुमाने ले चलोगी? प्रॉमिस? ओके बाबा, प्रॉमिस। चाय नाश्ता करते हुए युवराज ने गैराज से अपनी गाड़ी निकाली, शहर की ओर चल पड़ा। युवराज का शहर में भी एक घर था जिसे उसने किराए पर दे दिया था। जब दादाजी जीवित थे तब वो दोनों उसी घर में रहते थे। उनकी हवेली शहर से कुछ ही दूरी पर थी। जब हवेली बार बार अपने दादाजी के साथ हवेली देखने गया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, ये देख कर कि उसके दादाजी के पास इतनी सुंदर हवेली होने के बावजूद वो शहर के छोटे से घर में क्यों रहते थे। उसने जब दादाजी को ये सवाल किया तो उन्होंने कहा, उस हवेली से बहुत सी यादें जुड़ी हैं तुम्हारे दादी की, तुम्हारे मम्मी पापा की। अब वो लोग तो नहीं रहे और सिर्फ हम दोनों इतनी बड़ी हवेली में भला क्या अकेले रह पाते थे। तुम्हारी पढ़ाई का भी सवाल था। जब तुम बड़े हो गए तो हवेली तुम्हारी हुई। अब तुम ही इसे संभालो। उसके दादाजी ही उसके लिए सब कुछ थे। मम्मी पापा तो उसे बहुत पहले ही छोड़कर जा चुके थे। उनके साथ हुए भयानक कार एक्सीडेंट के बारे में उसने सिर्फ अपने दादाजी से मुँह से ही सुनाई थी। बाकी तो वे खुद को इतना छोटा था कि उसे कुछ भी याद नहीं था। गाड़ी चलाते हुए वो अपने प्रिय दादाजी की सुनहरी यादों में इतना खो गया था कि उसके पता ही नहीं चला कि वो कब शहर के अपने पसंदीदा कैफ़े में पहुंच गया था। कैफ़े का मालिक संजय कॉलेज के ज़माने में ही उसका दोस्त था। अक्सर जब उसके सभी दोस्तों को मिलना रहता था तो सब इसी कैफ़े में आ जाते थे। युवराज ने कैफ़े में प्रवेश किया तो देखा उस जगह की तो पूरी तरह से काया पलट हो चुकी थी। उसे देखते ही उसके दोस्त संजय ने बड़ी गर्मजोशी से गले लगाकर उसका स्वागत करते हुए कहा, आ गया मेरा फॉरेन रिटर्न दोस्त, कैसा है यार? एकदम फर्स्ट क्लास यार। मगर ये क्या, कैफ़े की तो पूरी शक्ल ही बदल दी तुमने। सब समय की मांग है भाई। अब मामला ये है कि सुबह को कैफ़े चलाते हैं और रात को यही कैफ़े डिस्कोथेक में बदल जाता है। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो किस्मत लेकर नहीं आता मेरे भाई, जिसकी बाप दादा की जायदाद भी हो और जो पढ़ने लिखने में नंबर 1 भी हो। और अब तो बात भाई तू फॉरेन रिटर्न भी हो गया। ऊपर से श्रद्धा जैसी बीवी भी तो तेरे हिस्से में आई है। तेरी तो 5 उंगलियां घी में है यार। क्यों मज़े ले रहा है यार संजय? और बता लाइफ कैसी चल रही है? बाकी सब कैसे हैं अपने यार दोस्त? सब वैसे ही हैं जैसा तू उन्हें छोड़ कर गया था।
किसी को बताया है क्या अपने आने का? नहीं अभी तो बस तुझसे मिलने ही आया हूँ। अब तो चक्कर लगते रहेंगे यार। ग्रेट, कल संडे है, मैं कल अर्जुन, आकाश और गौरव को यही बुला लेता हूँ। शाम से ही पार्टी शुरू कर देंगे। प्लान तो अच्छा है, बस श्रद्धा मान जाए तो अच्छा रहेगा। तुम तो जानते हो पीने पिलाने वाले शौक उसे पसंद नहीं। अरे यार, इतने दिनों बाद सारे यार मिलेंगे, थोड़ी बियर शेयर तो चलेगी ही। कहो तो मैं बात करता हूँ श्रद्धा से। अरे नहीं, खामखा नाराज हो जाएगी, मैं खुद ही मना लूंगा उसे। वैसे एक बात माननी पड़ेगी यूवी, श्रद्धा है बहुत बहादुर, वरना तुम्हारे बिना इतना समय उस भूतिया हवेली में अकेले गुजार देना कोई मामूली बात नहीं। युवराज ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, क्या कुछ भी बोलते हो यार, मेरे पुरखों की हवेली है वो, कोई भूत भूत नहीं है वहाँ। कुछ भी अफवाह मत फैलाओ तुम फालतू में, वो हर जगह पुरानी भूतों का डेरा नहीं होता। वो मेरा घर है भाई, उसके मेरे इमोशंस जुड़े हैं। तुम तो मेरे खास दोस्त हो, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। और फिर तुमने ही तो मुझे एक बार उस तहखाने की बात की थी जो दादाजी के समय से ही बंद है, बस इसीलिए कह दिया मैंने। तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी यार। खैर छोड़ो ये सब बातें, चलो मैं अभी चलता हूँ, फिर कल मिलते हैं। एक कॉफ़ी तो पीता जाए यार। अब सारी खातिरदारी कल ही करना भाई, कल मिलता हूँ। इतना कहकर युवराज दोबारा अपने घर की ओर निकल पड़ा। शहर से वापस हवेली की तरफ लौटकर युवराज ने गाड़ी को गैराज में पार्क किया और वो खुद हवेली के अंदर ही जा रहा था कि उसे बाहरी माधव मिल गया। नमस्ते छोटे मालिक, कैसे हैं आप? माधव, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे छोटे मालिक मत कहा करो, चाहे तो नाम से पुकार लो या फिर भैया ही कह लो। अब वो ज़माना गया जब बड़े मालिक छोटे मालिक हुआ करते थे। जी युवराज भैया, आगे से ध्यान रखूंगा। क्या करूँ, पुरानी आदत है कि जल्दी जाते ही नहीं। कोई बात नहीं, और बताओ कैसे हो तुम? रात को क्या मेरी टैक्सी की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी तुम्हें? मैंने तो सोचा था कि गाड़ी की आवाज़ सुनते तुम दौड़े चले आओगे। हम शहर से थोड़ा दूर रहते थे, जगह सुनसान है, तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए माधव। वो क्या है ना भैया कि दिन भर के थके होते हैं, गहरी नींद लग जाती है, वरना तो हम पूरा वक्त हवेली के आसपास नज़र बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। अपनी बात पूरी कर युवराज घर के अंदर दाखिल हुआ। सुबह के नाश्ते के बाद उसने कुछ भी खाया ना था तो उसे तेज़ भूख का एहसास हो रहा था। वो ये देखकर भी खुश हो गया कि श्रद्धा और शंकु ने मिलकर उसकी पसंद का खाना पहले ही तैयार कर लिया था। डाइनिंग टेबल पर बैठते श्रद्धा ने उसके सामने उसकी पसंद की सारी चीज़ें लगा कर रखी और खुद भी उसके पास बैठते हुए कहने लगी, चलो आज हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे। उसकी ये बात सुन युवराज को कुछ अजीब तो लगा, क्योंकि वो जानता था कि श्रद्धा को एक ही थाली में दोनों का खाना पसंद नहीं था। उसे तो ये याद भी आया कि एक बार इतनी सी बात के लिए वो कितनी नाराज़ हो गई थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। वैसे भी जब से वो आया था वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रही थी। चंद महीनों में उसकी सारी आदतें बदल चुकी थी। खाने के वक्त भी श्रद्धा ने एक बार फिर युवराज को चौंका दिया था। जिस लड़की ने भिंडी की सब्जी तो कभी मुंह तक नहीं लगाया था, वो बड़े आराम से उसके साथ बैठकर कुरकुरी भिंडी का मजा ले रही थी। बार बार हर बात पर अपनी श्रद्धा को टोकना उसको भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने तब तो कुछ नहीं कहा। मगर वो खाने के बाद जब हवेली के गार्डन में लगे झूले पर लेटा था तो अपने विचारों को रोक नहीं पाया। ये सब क्या हो रहा है? यूं ही देखने पर तो लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ है जो बहुत अजीब है। मगर क्या? श्रद्धा कुछ बदले बदले से क्यों लग रही है? उसे तो हवेली के इस पिछले वाले गार्डन में दिन में ही आने से डर लगता था, फिर कल रात वो यहाँ अकेले आकर कैसे बैठी थी? उसका यूं काम चोरी करना, देर से उठना और अब आज जो नापसंद सब्जी भी बड़े चाव से खाना, ये सब अजीब नहीं है तो फिर क्या है? या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? ऐसे अनगिनत सवाल लिए वो काफ़ी देर तक झूले पर पड़ा रहा। इन सारे सवालों के साथ साथ संजय की कही गई बात उसे परेशान कर रही थी। वो सोच रहा था ना जाने लोग क्यों पुरानी हवेली को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया संजय ने भी। तभी श्रद्धा उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने पूछा, क्या हुआ? कल के सफ़र की थकान कम नहीं हुई क्या? नींद आ रही हो तो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, शाम को चाय के वक्त मैं जगा दूंगी तुम्हें। उसके पास से युवराज उठकर बैठ गया। उसने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आओ इधर बैठो, कुछ बातें की जाए तुमसे। बातों बातों में उसने श्रद्धा से पूछा, श्रद्धू मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम अपने इस घर में डर तो नहीं लगता था ना? तुम्हारा वक्त कैसे कटता था यहाँ? क्यों अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हमारी हवेली शहर से थोड़ी दूर यूँ सुनसान जगह पर है ना, इसीलिए पूछ रहा था। सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। रात को भी बहुत डर लगता था, लेकिन फिर साक्षी के आने के बाद से माहौल थोड़ा सा बदल गया। हम लोग साथ साथ बाहर घूमने जाते थे, साथ मिलकर खाना बनाते थे और देर रात तक जाकर बातें करते थे। तुम जो ये मेरी बदी आदतों को देख रहे हो ना, ये सब उसके साथ का ही नतीजा है। जानते हो साक्षी बहुत बहादुर लड़की है, किसी से भी नहीं डरती, मेरी तरह अंधेरे से भी नहीं। बस उसके साथ रहते रहते धीरे धीरे मेरा डर भी कम हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी दिन उससे फ़ोन पर बात कर लूँगा। काफ़ी दिनों से उससे बात नहीं हुई है, फिर उसे थैंक्स भी तो कहना है। मेरी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारा इतना ख्याल जो रखा। नहीं नहीं, तुम उसे कॉल मत करना, मेरा मतलब है कि अब तो उसका यहाँ का नंबर तो बंद होगा। वो कह रही थी जैसे ही उसके पास नया नंबर आएगा तो वो खुद ही हम दोनों को कॉल कर लेगी। लेकिन तुम तो कह रही थी तुम्हारी उससे बात हुई है।
हाँ हुई है ना, वो तो उसने अपनी मनीषा आंटी के फ़ोन से कॉल किया था, देखना 1-2 दिन में वो खुद ही कॉल करेगी। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। अब सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आज मैं संजय के कैफ़े में गया था, उसने अपने कैफ़े को डिस्कोथेक में बदल लिया है। कल संडे है तो कल हमने शाम को सब यार दोस्तों ने मिलने का प्लान बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कई दिनों से उधर नहीं गई हूँ, मज़ा आएगा। अरे ज़रा पूरी बात तो सुनो, हम फैमिलीज़ के साथ नहीं मिल रहे हैं, ये तो हमारे दोस्तों की पार्टी की बात चल रही है। क्या इसका मतलब है तुम मुझे नहीं ले जाओगे? मैं इतने दिनों से अकेली यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम्हें अपने दोस्तों की पड़ी है। ऐसी बात नहीं है शधु, मैं तुम्हारे साथ भी घूमने जाना चाहता हूँ। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, आज शाम हम कोई मूवी देखने चलते हैं, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। फिर तो ठीक है। श्रद्धा की बात सुन, युवराज की बात सुन श्रद्धा खुश हो गई। श्रद्धा क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल सच, लेकिन अब तो मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने दोगी ना? वहाँ थोड़ी बियर वगैरह पी लूँगा तो नाराज़ तो नहीं होगी ना? श्रद्धा ने बड़े प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, पी लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं, ओके? राज ने उसे कसकर अपनी बाहों में लेते हुए कहा। ओह माय डियर श्रद्धू, थैंक यू यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम इतनी जल्दी मान गई। लास्ट टाइम याद है, मैं बस थोड़ी सी बियर पीकर आया था, तुमने 3 दिन तक मुझसे बात भी नहीं की थी। वैसे एक बात कहूँ, ये बदली सी श्रद्धा सी मुझे बहुत पसंद आ रही है। श्रद्धा ने उसके होंठों पर हाथ घुमाते हुए कहा। क्या सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो उस पुरानी श्रद्धा को भूल जाओ, अब से तुम्हें इस नई श्रद्धा के साथ ही रहना है और मुझे यकीन है मैं तुम्हारे निराश नहीं करूँगी। इतना कहकर श्रद्धा ने युवराज को अपने गले लगा लिया। बाकी बदलावों के साथ साथ एक और बात और थी जो युवराज ने गौर की थी, और वो थी श्रद्धा का उसे गले लगाने का अंदाज, उसे प्यार करने का अंदाज। कुछ बातें तो थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। नज़दीकियों के पलों में कई बार उसे ऐसा लगा जैसे वो श्रद्धा के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ ही हो। अपनी सोच पर वो हैरान तो था, मगर दूसरे ही पल वो खुद को समझा लेता था कि मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। तय अनुसार उस शाम युवराज और श्रद्धा मूवी देखने शहर चले गए। देखने के बाद दोनों ने एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खाया। युवराज खुश था मगर कुछ उलझा हुआ सा लग रहा था। देर रात जब दोनों घर आए तो थकान की वजह से जल्दी ही सो गए थे। आधी रात को करवट बदलते हुए जब युवराज की आंख खुली तो उसने देखा श्रद्धा अपनी जगह पर नहीं थी। उसने साइड टेबल पर रखे अपने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 1:30 बजने वाले थे। युवराज ने सोचा शायद श्रद्धा बाथरूम में गई हो। ज़्यादा आगे कुछ ना सोचते हुए वो पलटकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। रेस्टोरेंट के मसालेदार खाने से उसे अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। 5-10 मिनट ही बीती होंगे कि उसने फिर मुड़कर देखा तो श्रद्धा अभी भी अपनी जगह पर नहीं लेटी थी। वो झटके से अपनी जगह से उठा और बाथरूम में जाकर चेक किया, वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे 1 दिन पहले की बात याद आ गई। वो कमरे से निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधा हवेली के पिछले गार्डन में पहुंचा। वहाँ रखा हुआ झूला भी बिल्कुल खाली था। उसने आसपास घूम कर देखा, मगर श्रद्धा उसे नहीं दिखी। वो दोबारा हवेली के अंदर लौट आया। तभी उसे किचन की तरफ किसी के होने की आहट सुनाई दी। रात में जल रही छोटी सी बत्ती की रोशनी में वो उस तरफ बढ़ गया। उधर जाते हुए उसने देखा श्रद्धा किचन में ही प्रवेश कर रही थी। उसके हाथ में एक थाली थी। युवराज ने भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे किचन में प्रवेश किया और देखा वो अपने हाथ की उस थाली को सिंक में रख रही थी। उसे ऐसा करते देख युवराज ने उससे पूछा, इतनी रात को तुम क्या कर रही हो श्रद्धा? अचानक आए उस सवाल से श्रद्धा डर गई और उसके हाथ से थाली छूटकर सिंक में जा गिरी। युवराज, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने डरा दिया? इतनी रात गए तुम अपनी जगह पर नहीं हो और कह रही हो मैंने डरा दिया? डर तो मैं गया था ये सोचकर कि ना जाने तुम कहाँ चली गई, मगर तुम इतनी रात गई किचन में क्या कर रही हो? और ये थाली क्या था इसमें? श्रद्धा ने सिंक में गिरी थाली को ठीक से रखते हुए कहा। कुछ नहीं, दरअसल मैं पानी पीने उठी थी, कमरे में रखा पानी खत्म हो गया था, मैं किचन में आ गई। यहाँ आते मुझे थोड़ी भूख का एहसास हुआ तो मैं सुबह की बची हुई रोटी सब्जी खाने बैठ गई। थाली को बस रख ही रही थी कि तुम आ गए। उसकी बात सुन युवराज ने हैरानी से पूछा, भूख लग गई थी? मगर आज रेस्टोरेंट में हमने काफ़ी हैवी खाना खाया था, मुझे तो अभी तक भारीपन महसूस हो रहा है। श्रद्धा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, वहाँ रेस्टोरेंट में मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था, अब थोड़ा सा खाना ही खा लिया तो इसमें कौन सी बड़ी हैरान होने वाली बात है? इसके लिए अब क्या तुम मुझे इस तरीके से रिएक्ट करोगे? अब क्या मेरे खाने पीने का भी हिसाब रखोगे तुम? युवराज ने उसके पास जाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है श्रद्धू, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा ठीक है, अब और कुछ नहीं कहूँगा, चलो चलकर सोते हैं। ऊपरी तौर पर ही भले उसने श्रद्धा की बात मान ली, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। श्रद्धा को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अभी अभी कुछ खाया हो, मगर एक बार फिर युवराज ने अपने आप को समझाया, श्रद्धा मुझसे झूठ क्यों कहेगी? हो सकता है सच में उसे भूख लग गई हो। उसके बाद बहुत देर तक उसे नींद ही नहीं आई। करवटें बदलते हुए बार बार इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता रहा। सुबह सवेरे जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया श्रद्धा भी अभी तक सो रही थी, मगर वो हैरान नहीं हुआ। उसने अब ये मान लिया था कि उसकी गैर मौजूदगी में श्रद्धा ने अपनी की आदतों को बदल लिया था। वो उठकर फ्रेश हुआ और सुबह की सैर के लिए निकल गया। शहर की भीड़ भाड़ से दूर उसकी हवेली के आसपास की खुली जगह पर दौड़कर एक चक्कर लगाना उसके लिए राहतमंद साबित हुआ।
सुबह की ताज़ा हवा से वो खुद भी बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। अपनी सुबह की सैर पूरी कर युवराज हवेली की ओर ही लौट रहा था कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखने की कोशिश की, मगर वो नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आ रहा था। उसने कॉल उठाया तो एक जानी पहचानी आवाज़ से उसका नाम लेकर कहा, हाय युवराज, कैसे हो, कहाँ हो अभी? वो आवाज़ सुनकर युवराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे कहा, हो तो ये आप हैं साक्षी मैडम? मैं भी सोचूं सुबह सवेरे किसका फ़ोन आ गया। आखिर तुम्हें फुर्सत मिल ही गई मुझसे बात करने की। मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, लेकिन तुमसे कुछ नाराज़ हूँ। अरे अरे, मैंने क्या किया है? तुम यूँ अकेले अमेरिका चली गई है, मुझे बताया भी नहीं। अपनी बहन को यूँ अकेला छोड़कर भाग गई ना तुम। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे जाते मैं वहाँ पहुँच गया। यू मीन तुम लौट आए हो? जी हाँ, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं। अरे यार, तुम तो मेरी मनीषा आंटी को जानते हो ना, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, बस टिकट्स भिजवा दिए, तो मुझे आना ही पड़ा इधर। फिर और श्रद्धा भी तो कहने लगी कि मुझे अपनी आंटी की बात मान लेनी चाहिए, कुछ ही दिनों में तुम भी लौटने ही वाले हो, तो फिर मैंने भी यही ठीक समझा। अच्छा बताओ, श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा तो वैसे ठीक है, बस कुछ बदली बदली सी लग रही है। तुम भी उसके साथ थी ना वहाँ, तो बताओ ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई तुमने उसे? बिल्कुल तुम्हारी तरह आलसी हो गई है, देर से उठती है, घर के कामों में उसका मन नहीं है, हर वक्त किसी कन्फ्यूजन में नजर आती है। अच्छा जी, कुछ दिन बाहर रह कर क्या है, बीवी बदली बदली से नजर आने लगी है, और दोष भी किसे दिया जा रहा है? मुझे। सोच लो, अगली बार तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगी, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसा मत कहो, कॉलेज का टाइम भूला नहीं हूँ मैं, चाहता हूँ हमेशा तुम ही मेरे काम आती हो। मुझे और श्रद्धा को मिलवाने का क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है। हाँ, अब आए ना सीधे लाइन पर। अच्छा चलो, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, फिर कभी दोबारा कॉल करूँगी। श्रद्धा को मेरा प्यार देना, बाय। अरे सुनो तो सही, उसने आगे कुछ बात करनी चाहिए, मगर फ़ोन कर चुका था। प्राइवेट नंबर होने की वजह से युवराज उसे सेव ही नहीं कर पाया। चलते चलते साक्षी से बात करते हुए उसे पता ही नहीं चला कि वो हवेली के पास लौट आया था। जब वो घर के अंदर आया तो देखा श्रद्धा उसका चाय के लिए इंतजार कर रही थी। चाय पीते हुए युवराज ने उसे साक्षी के कॉल के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसने कहा, मैंने कहा था ना जल्दी वो खुद ही कॉल करेगी, मगर मैं उसका नंबर सेव नहीं कर पा रहा हूँ। उसने शायद प्राइवेट नंबर से कॉल किया था। अगर दोबारा उसका कॉल आए तुम्हें, तो तुम उससे नंबर ले लेना। श्रद्धा ने हामी भरी और दोनों फिर एक बार बातों में व्यस्त हो गए। इतवार का वो दिन युवराज ने बड़े ही आराम से गुजारा। दिन तो पूरा ही यूं बातों में निकल गया, और शाम के लिए तो उसका अपने दोस्तों से मिलने का प्लान तैयार ही था। वो अपने कमरे में तैयार ही हो रहा था कि श्रद्धा ने उससे पूछा, रात के खाने के टाइम तक लौट आओगे ना? युवराज ने अपने बाल संवारते हुए कहा, अब इतने दिनों बाद सब यार दोस्त मिलेंगे, आराम से बातें करते हुए खाना पीना भी वही कर लेंगे। तुम मेरे डिनर के लिए इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी आने में, तुम खाना खाकर सो जाना। वैसे भी घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है मेरे पास। उसके थोड़ी ही देर बाद उसने गैराज से गाड़ी निकाली और वो अपने दोस्त संजय के कैफ़े की ओर निकल पड़ा। दिन के समय में शांत दिखने वाला संजय का कैफ़े शाम के वक्त बहुत ही अलग नजर आ रहा था। न सिर्फ बाहर बल्कि कैफ़े के अंदर भी रंग बिरंगी रोशनी ने पूरा माहौल को अलग बना दिया था। उस वक्त सच में वो जगह कैफ़े कम और बार ज़्यादा लग रही थी। सुबह के मुकाबले शाम को लोगों की चहल पहल भी ज़्यादा थी। युवराज ने पार्किंग में कार लगाई और जब वो अंदर पहुंचा तो देखा उसके सारे दोस्त वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। अर्जुन, आकाश और गौरव ने जब युवराज को देखा तो तीनों एक साथ उसकी ओर बढ़ गए। संजय भी उनके साथ उनके पीछे चल दिया। अर्जुन, लो, हम सबका टाइम पर बुलाकर खुद बड़े आराम से आ रहे हैं लाड साहब। संजय, अरे लाड साहब नहीं, ये तो हमारे राजा साहब हैं, जिनका अभी भी अपनी हवेली से इस तरफ आगमन हुआ है। गौरव, सही कहा, सावधान, राजा साहब युवराज सिंह। और हाँ, ये कोई ऐसे वैसे राजा साहब नहीं है, कुछ दिनों पहले ही विलायत से लौटे हैं। उनके दोस्त मस्ती देख युवराज अभी कुछ कहता, इससे पहले ही सबके बीच से होते हुए आकाश उसके सामने आ पहुंचा। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था। राजा साहब, हम तुच्छ प्राणियों की तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। युवराज ने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता हाथ में ले लिया और कहा, तुच्छ प्राणियों, तुम्हारी भेंट स्वीकार की हमने, हम खुश हुए, और इसी खुशी में आज की दावत हमारी ओर से। उसके बाद सभी दोस्तों के ठाकों से वो जगह गूंज उठी। युवराज ने एक एक कर अपने सीधे सभी दोस्तों को गले लगाकर सबका हाल चाल पूछा। कई दिनों बाद अपने दोस्तों से मिलकर उसे खुशी हो रही थी। अपनी खुशी का इजहार करते हुए उसने कहा, सच में दोस्तों, इतने दिनों बाद तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ विदेश में भी कई दोस्त बनाए मैंने, पर यारो तुम लोगों की बात ही कुछ और है। तुम सबकी बहुत याद किया मैंने। आकाश, हमने भी तुम्हें बहुत याद किया, खासकर मैंने। गौरव, हाँ हाँ, तुम तो याद करोगे ही, क्योंकि तुम्हारे 2000 रुपये तो दांव पर लगे थे। युवराज ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? अर्जुन, कुछ नहीं, ये गौरव तो फालतू बकवास करता है। गौरव, अच्छा मैं फालतू बकवास करता हूँ? युवराज, बात यह है कि आकाश और अर्जुन के बीच तुम्हें लेकर शर्त लगी थी। अर्जुन का कहना था कि तुम 4 महीनों में विदेश से किसी भी हालत में नहीं लौटोगे, और आकाश ने कहा था कि तुम 4 महीनों में ही लौट आओगे। अब दोनों के बीच 2-2 हज़ार की शर्त लगी थी, जिसे आकाश ने जीत लिया है। अर्जुन, क्या यार युवराज, 1 महीना और रह लेता बाहर, कम से कम मैं 2000 तो नहीं हारता। अब मुझे क्या पता था कि तुम दोनों के बीच शर्त लगी थी, तुम लोग भी ना। आकाश ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाओ मेरे 2000 निकालो। अर्जुन, हाँ भाई सब्र करो, दे दूंगा।
उन दोनों दोस्तों को इस तरह देख एक बार फिर सारे दोस्त खिलखिला उठे। मजाकिया माहौल के साथ इस तरह उनकी बातों का सिलसिला चल पड़ा था। साथ ही संजय ने खाने पीने का भी पूरा इंतजाम कर दिया था। जैसे जैसे शाम गुजर रही थी, उस कैफे की कम बार में दूसरे लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया था। इधर युवराज और उसके दोस्त की पार्टी भी पूरे रंग में थी। संजय अपने दोस्तों के साथ साथ बीच में बाकी दूसरी जगहों को ध्यान से बनाए हुए था। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि उसके दोस्तों के ड्रिंक खत्म हो चुके हैं, तो वो और ड्रिंक्स लाने की तरफ बढ़ा। युवराज भी उसकी मदद के लिए उसके साथ चल पड़ा। तभी अचानक युवराज की नजर एक टेबल पर पड़ी, जहाँ एक आदमी और औरत दोनों बैठे हुए थे। युवराज ने गौर से उस आदमी को देखा और संजय से पूछा, अरे संजय जरा देखो तो, ये अपना अजय ही है ना? संजय ने उसे गौर से देखते हुए जहाँ युवराज देख रहा था फिर वहीं देखा। उसने ड्रिंक की बोतलें खोलते हुए कहा, हाँ सही पहचाना, ये अपने कॉलेज का साथी अजय ही है। वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। युवराज और उसके सामने वो जो औरत बैठी थी, वो कौन है? बड़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी लग रही है। तो मैं सही पकड़ी हुई, वो प्रभावशाली औरत कोई और नहीं बल्कि देश की जानी मानी मशहूर लेडी डिटेक्टिव मिस मेरीना है। अजय कई वर्षों से उन्हीं के साथ काम कर रहा है। युवराज ने मशहूर लेडी डिटेक्टिव मिस मेरीना का नाम पहले कई बार अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से सुन रखा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे कॉलेज टाइम का एक दोस्त अजय ही उसका असिस्टेंट था। उसने चौंकते हुए संजय से पूछा, क्या कह रहा है यार, ये तो मिस मेरीना है। इनका तो सिर्फ नाम ही सुना था मैंने, आज तक देखने का मौका तो पहली बार मिला है। पर वो दोनों यहाँ तेरे कैफे में क्या कर रहे हैं? मिस मेरीना जैसी हस्ती को संजय के कैफे में देख युवराज हैरान तो हुआ, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हो गया। हाँ, शुरू में उन दोनों को यहाँ देख मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, लेकिन एक दो बार अजय से बात हुई तो पता चला कि उन लोगों को अक्सर अपने कैसे सॉल्व करने के लिए कैफ़े बार ऐसी जगहों पर हकीकत के लिए जाना पड़ता है। कई बार तो लोग उनसे मिलने ऐसी जगह पर आते हैं। और सबसे खास बात, मिस मेरीना कॉफ़ी की बड़ी शौकीन है। अजय की वजह से मैं भी उनसे कई बार मिल चुका हूँ। सच में बहुत कमाल की औरत है यार। संजय, चलो ना अजय से बात करके आते हैं, साथ ही मिस मेरीना से भी मिल लेंगे। अच्छा, तुम्हें सच में अजय से बात करनी है या अजय तो सिर्फ बहाना है? अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ अजय से हमारी कोई गहरी दोस्ती भी नहीं रही, लेकिन वो हमारा क्लासमेट तो रह चुका है। मैं सच में उससे भी बात करना चाहता हूँ, उसी बहाने मिस मेरीना से भी मिल लूँगा। अच्छा चलो, तुम भी क्या याद करोगे? ड्रिंक की बोतलों को साइड में रख संजय और युवराज दोनों अजय से मिलने उसके टेबल के पास गए। एक्सक्यूज मी। हेलो अजय। हेलो मिस मेरीना, कैसे हैं आप दोनों? संजय ने वहाँ जाते ही पूछा। संजय को देख मिस मेरीना एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और हेलो कहा। अजय ने भी संजय की ओर देखते हुए कहा, हेलो संजय, हम लोग ठीक हैं, और तुम? मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है, क्या तुम्हें इसने पहचाना? संजय का इशारा समझ अजय ने युवराज की ओर देखा, फिर अपनी जगह से उठते हुए पूछा, युवराज, सही कहा ना मैंने? तुम युवराज ही हो ना? बिल्कुल सही कहा अजय, मैं ही युवराज हूँ। कैसे हो तुम भाई? कॉलेज के बाद शायद आज ही तुमसे मिलना हुआ है। दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए एक दूसरे के बारे में पूछताछ की। फिर अजय ने मिस मेरीना की ओर देखते हुए कहा, मिस मेरीना, ये युवराज है, संजय की ही तरह ये मेरा कॉलेज के टाइम के फ्रेंड है। युवराज ने बड़ी विनम्रता से हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मैडम। मिस मेरीना ने उसके हाथ मिलाते हुए कहा, प्लीज़ कॉल मी मिस मेरीना। हो यस, बिल्कुल, क्यों नहीं मिस मेरीना, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है एंड आई एम ग्लैड कि आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। मैंने तो आज तक सिर्फ किताब और फिल्मों में ही डिटेक्टिव देखे हैं, असल ज़िंदगी में ये पहला मौका है। मिस मेरीना ने एक बार फिर मुस्कुराकर ही जवाब दिया। युवराज को समझते देर न लगी कि मिस मेरीना को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। कुछ देर की बातचीत के बाद संजय ने अजय से कहा, मैं आप दोनों के लिए ड्रिंक्स भिजवाता हूँ। मिस मेरीना, नो थैंक्स मिस्टर संजय, ड्रिंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे। थैंक्स। तभी कुछ दूरी पर एक टेबल के पास बैठा एक शख्स बार के बाहर की तरफ जाने लगा, जिसे देख मिस मेरीना ने अजय की ओर देखकर बस इतना ही कहा, अब हमें चलना चाहिए। अजय ने फिर एक बार अपने दोनों दोस्तों से हाथ मिलाया और दोबारा मिलने की बात कहकर ये मिस मेरीना के साथ वहाँ से चला गया। युवराज और संजय भी अपने ड्रिंक्स लेने बार की ओर चल पड़े। यार संजय, ये मिस मेरीना तो काफ़ी सीरियस पर्सन है। क्या सारे डिटेक्टिव लोग ऐसे ही होते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगा यूवी। हाँ, वो थोड़ा कम ही बात करती है। ऐसे लोग बात कम करते हैं, लेकिन उनकी पैनी नज़र सब कुछ देखती रहती है। मैंने नहीं देखा नहीं, तुमने कहा आपने कैसे ही बार से बाहर निकला वो दोनों भी चले गए। शायद कोई केस सॉल्व करने के हिसाब से ही उस आदमी का पीछे कर रहे थे। मुझे तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, सुनने में ये सब इंटरेस्टिंग तो लगता ही है। खैर चलो, बाकी भाई लोग अपना इंतज़ार कर रहे होंगे। दोनों ने कुछ ड्रिंक्स उठाए और अपने अपने दोस्तों के पास चल दिए। उस रात युवराज और उसके दोनों दोस्त देर रात बार में बैठे बातें करते रहे। संजय ने अपने स्टाफ से बार बंद करने की बात कही तो युवराज की नज़र घड़ी की तरफ गई। रात के 12:30 बज चुके थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, यार अब मुझे चलना चाहिए। तुम लोग तो जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन मुझे तो हवेली तक पहुंचने में देर हो जाएगी और फिर थोड़ी बियर भी पी लिए। तुम लोग धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो तुम आज यहीं रुक जाओ युवराज। अरे नहीं संजय, तुम तो श्रद्धा को जानते ही हो ना, फालतू में नाराज़ हो जाएगी। वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं चलता हूँ। तभी अर्जुन ने उसके पास आते हुए कहा, तुम अपनी वो तहखाने वाली भूतिया हवेली बेच क्यों नहीं देते यार? इधर भी तुम्हारा एक घर है, रात बेरात ऐसी मुश्किल तो नहीं होगी। नहीं, हरगिज़ नहीं होगी दादाजी की आखिरी निशानी है मेरे पास, और तुम मुझे वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं।
जगह पसंद नहीं आती। हाँ, बस थोड़ी सुनसान और शांत जगह पर है, ये तो अच्छी बात है ना। ये शोर-शराबे वाले शहर से सुकून है वहाँ। और तुम लोग क्या बार-बार उसे भूतिया हवेली कहते रहते हो? पहले संजय और अब तुम भी। यू गाइस आर इम्पॉसिबल। अच्छा भाई, आज इतना अच्छा टाइम बीता, आज तुम नाराज मत होना। अब से कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हारी हवेली के बारे में, संजय ने सबकी ओर देखते हुए कहा। तो उसके बाद तो युवराज को कुछ राहत मिली। उसके बाद सबने उससे विदा लेते हुए फिर मिलने की बात की और वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। वैसे तो पार्टी में उसने ज़्यादा नहीं पी थी, फिर भी रास्ते पर उससे यही डर सताता रहा कि अगर किसी नाके पर पुलिस खड़ी होगी तो वो पूरा फंस जाएगा। वो बस जल्द से जल्द हवेली पहुंचना चाहता था। गाड़ी चलाते वक्त एक साथ कई ख्याल उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे। श्रद्धा मेरा इंतजार करते हुए सो गई होगी। आज तो माधव अगर मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन नहीं जाएगा तो उसकी अच्छी खबर लूंगा सुबह। मेरे दोस्त लोग भी ना, पता नहीं क्यों उसे मेरी हवेली से क्या परेशानी है। हरते खाने वाली हवेली भूतिया नहीं होती, बकवास करते ज़्यादा। दादाजी ने तो कहा था वहाँ कुछ भी नहीं है, बस पुरानी चीज़ें रखी हैं। अपने आप से बड़बड़ाता हुआ तेज़ी से हवेली की ओर बढ़ रहा था। तभी उसने सामने बड़ा सा गेट देख अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए। गौर से देखने पर पता चल रहा था उसकी हवेली आ चुकी है। अचानक उसने देखा बड़ा सा गेट खुल रहा था। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उसे माधव दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो माधव बच गया। जो अभी अगर नहीं आता तो सुबह इसको खूब डांट पड़ती। गेट के अंदर आकर युवराज ने गैराज में गाड़ी को पार्क किया और वो घर के अंदर चला गया। सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ वो सीधे अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया तथा ना पीने के बावजूद भी उसके सर में हल्का दर्द होने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, ना जाने संजय ने कौन सी बियर पिला दी है। तो मैंने नहीं पी ली है, फिर भी सर भारी भारी लग रहा है। अच्छा है श्रद्धा सो गई होगी अभी तक, वरना उसका गुस्सा अलग से सहना पड़ता। खुद से बड़बड़ाता हुआ जब वो अपने बेडरूम में पहुंच देखकर श्रद्धा वहाँ नहीं थी। उसने अपना सर पर हाथ रखा और फिर बड़बड़ाने लगा। वो श्रद्धा फिर से, नहीं यार, तुम्हारे पास इस हाइड एंड सीक गेम से परेशान हो गया हूँ। अब फिर से कहाँ चली गई पता नहीं। वो बाथरूम में गया, लेकिन चेहरे पर ठंडे पानी की कुछ बूंदें डाली और तौलिए से मुंह पोंछते हुए बाहर आया। तौलिए को कुछ दूर से ही बेड पर फेंक कर वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। एक ही सांस में उसने जैसे अपनी पूरी हवेली में चक्कर लगाया। श्रद्धा कहीं नहीं नजर आ रही थी। उसके सब्र का बांध टूटने लगा। वो बाहर आंगन में आया और लगभग चीखते हुए उसने माधव को आवाज़ लगाई, माधव बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुन माधव भागते हुए आया। क्या हुआ युवराज भैया? युवराज ने गुस्से से पूछा। श्रद्धा कहाँ गई है? इतनी रात को वो हवेली में है नहीं, आखिर तुम किस बात की रखवाली कर रहे हो? शंकु को बुलाओ और उसे पता होगा शायद, माधव ने बड़ी सहजता से कहा। शंकु यहाँ नहीं है, वो तो थोड़ी देर पहले ही अंदर गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। वैसे युवराज भैया, हवेली से कोई बाहर नहीं गया, वो दोनों अंदर ही होंगी। क्या कहा तुमने? शंकु भी नहीं है? हो गॉड, आखिर इस हवेली में चल क्या रहा है? माधव की बात सुन युवराज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। एक तरफ तो उसके सिर में दर्द हो रहा था, दूसरी तरफ बार बार श्रद्धा का यूं गायब हो जाना उसे परेशान कर रहा था। उसने चीखते हुए पूछा कि क्या हुआ है इस हवेली की औरतों को? उसके पीछे से श्रद्धा की आवाज़ आई, जारी है।